हेलो एवरीवन, और आप सभी कैसे हो बच्चों। और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। वही बुक्स को पढ़ते पढ़ते देखते देखते बोर तो नहीं हो गए। बोर नहीं होना है, अभी तो अपने गोल को अचीव करना है। हमें क्या करना है, डर को भगाओ और बोर्ड में छा जाओ। छाने के लिए भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत अगर आज की और फल कल का। तो आज भी हम लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडी का चैप्टर 4 प्लानिंग से रिलेटेड आपके 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो भाई इस सेशन को मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा और देखिए आपके कितने कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के साथ साथ। तो चलो क्लास स्टार्ट करें। चलो भाई, एग्ज़ाम में क्या करना है भाई, एग्ज़ाम में धमाकेदार मार्क्स लेकर आने हैं, तो उसके लिए एमसीक्यू तो सॉल्व करना ही होगा। तो एक स्टेप आगे चलते हैं। चलो भाई, हम चले राहों में नहीं, हम चले एमसीक्यू पर, जिसमें है 4 ऑप्शन, उसमें से कोई एक है सही जिसको बताना है आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, What are the certain assumptions about the future on the basis of which the plan will be ultimately formulated? तो भाई ऐसी कौन सी assumptions होती हैं जिसके बेसिस पर प्लान बनाया जाता है। अगर अपने क्लास 12th बोर्ड में अच्छा स्कोर गेन करने के लिए जो प्लान बना रहे हैं, तो उसके लिए कुछ assumptions भी बनेंगी कि भाई फ्यूचर में कि इस मंथ में हम ये कर लेंगे, इस टाइम में हम ये कर लेंगे, या कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, कौन सा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना चाहिए, कौन सा सैम्पल पेपर सॉल्व करें। तो एक प्लानिंग बना रहे हो ना, तो उसमें आप ये देखो कि कौन सी assumptions हैं जिसके बेसिस पे प्लान बनाया जाता है। भाई मेथड प्रेमिसेस, प्लानिंग प्रेमिसेस, एस्टीम नीड्स या मैनेजमेंट। क्या करना है, प्लानिंग। तो प्रेमिसेस मींस assumptions, तो कौन सी assumptions चाहिए होंगी भाई, प्लानिंग प्रेमिसेस, क्योंकि प्लान करने के लिए जो भी प्रेमिसेस, जो assumptions आती हैं वो आती हैं हमारी प्लानिंग प्रेमिसेस के अंदर। चलो भाई, ये तो सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है बच्चों ये, प्लानिंग इज कंसीडर परवेसिव। प्लानिंग तो परवेसिव है, मतलब सर्वव्यापी है, हर जगह में। ऐसा क्यों है, क्योंकि क्या ये टॉप मैनेजमेंट के द्वारा होती है, क्या ये सब लेवल पर होती है, मैनेजमेंट का चाहे कोई भी लेवल हो उस जगह प्लानिंग होती है। क्या ये इंश्योर करती है ऑर्गेनाइजेशन अर्न करेगा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अगर आप प्लानिंग को लेकर आ जाओगे, या फिर ये वन टाइम एक्टिविटी है। क्या आप किसी भी चीज़ के लिए सिर्फ एक ही बार प्लान करते हैं, उसके बाद क्या ज़रूरी है कि सारे प्लान आपके सक्सेसफुल हो जाएंगे, उसमें चेंजेस भी करने पड़ते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पहला गलत। क्या टॉप मैनेजमेंट ही करता है, नहीं भाई, सभी करते हैं। और परवेसिव है, इसका मतलब सर्वव्यापी, मतलब सभी लेवल्स पर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बच्चों ये कि ये सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर होती है, सभी डिपार्टमेंट्स में होती है, ऑर्गेनाइजेशन के सभी जगह होती है। तो भाई प्लानिंग परवेसिव है सब जगह, ठीक है भाई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका ये, ऐसी कौन सी लिमिटेशन है प्लानिंग की जो हाईलाइट हुई है जिसमें एक मैनेजर फेल हो जाता है कि वो कैसे रिएक्ट करे सडनली चीज़ों में चेंज आने पर गवर्नमेंट पॉलिसी में। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी है, उसमें भाई अचानक से कुछ बदलाव आ गया, जीएसटी रिफॉर्म्स आए या कुछ भी आए, नए चेंजेस आ गए। अब उस बेसिस पर एक मैनेजर ये रिएक्ट नहीं कर पा रहा है कि आखिर उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा था पहले ही प्री सेट प्लान को। मतलब एक कहते हैं ना, अगर एक बच्चे को एक टाइम टेबल बता दी जाए कि आपको ये फॉलो करना है, अब बच्चा स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो करता जा रहा है, वो अपने डिस्क्रेशन कहते हैं ना विवेक को यूज़ ही नहीं कर रहा है। तो भाई आपने वही किया। अब ज़रूरी नहीं है ना जो पहले फॉलो किया वो अभी भी सही हो। अब भाई एग्जाम पास आ गए तो आपको एग्जाम के हिसाब से प्लान करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपने पुराने सेट किए हुए प्लान पर ही डिपेंड हो तो भाई क्या होगा, फेल हो जाओगे। ऐसा नहीं करना है। तो इसीलिए इसमें बताना है कि ऐसी कौन सी लिमिटेशन है जो प्लानिंग के थ्रू होती है। क्या प्लानिंग रिगिडिटी के बेसिस पर हो रहा है कि काफ़ी रिगिड है, या प्लानिंग यूज़ कॉस्ट, इसमें कहीं कॉस्ट की बात हुई, बिल्कुल नहीं हुई। प्लानिंग क्रिएटिविटी रिड्यूस करती है, यहाँ क्रिएटिविटी की बात भी नहीं हुई कि एक नया आइडिया है क्या। यहाँ बात हुई कि ज़रूरी नहीं है कि पहले सेट किए हुए प्लान को आप अभी भी इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको अचीवमेंट मिलेगी ही मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो इसमें यही है कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ये इसका हो गया बच्चों राइट आंसर, क्योंकि प्लानिंग एक बार करने से आपको बदलनी भी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ना कि रिजिड होनी चाहिए कि एक बार कर ली उसके बाद आप कर ही नहीं रहे हो। ज़रूरी नहीं है, पहले सेट किया हुआ जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से आप अभी भी पढ़ो, अब उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया बच्चों ये। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ सिंगल यूज प्लान। आपको कहीं 2 टाइप के प्लान पढ़ाए थे, एक सिंगल यूज था, एक स्टैंडिंग था। अब इन चारों में से ऐसा कौन सा प्लान है जो सिंगल यूज होता है। क्या पॉलिसी, या बजट, या रूल, या मेथड, कौन सा है बताओ।
क्या मेथड एक बार बनने के बाद उसे दोबारा से प्लान नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। पॉलिसी तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के थ्रू एक ही पॉलिसी लाई जाती है, उसमें बदलाव नहीं आते भाई, बाद में फिर भी आते हैं, चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो उसमें ये भी नहीं है रूल कि एक बार रूल बन गया ठीक है, तो उसके बाद आपका मतलब अपडेट्स भी होते हैं, उसमें कुछ चेंजेस भी होते हैं समय के हिसाब से। लेकिन जो बजट बनता है वो सिंगल यूज़ प्लान होता है। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, हर साल की 1 फरवरी को बजट लेकर आया जाता है। तो वो बजट ऐसा थोड़ी होता है कि हर साल वही बजट फॉलो होगा, नहीं होगा भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। इकोनॉमी बदल रही है, कंडीशंस बदल रही हैं, उस हिसाब से हर साल बजट लाया जा रहा है। इसका मतलब उस बजट को जो स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाया जा रहा है उसी पीरियड में उसे यूज़ किया जाएगा, उसके बाद उसको हटाकर उसमें अपडेशन लाए जाएंगे, उसे बदल दिया जाएगा। इसका मतलब इसमें बजट ही एक ऐसा जो आपका प्लान है जो सिंगल यूज़ होता है, जो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बना, उसके बाद वो बेकार हो गया, मतलब उसका सिंगल यूज़ हुआ, ठीक है भाई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, इसमें भाई आपको बताना है सीक्वेंस। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चों बहुत आएंगे एग्जाम में, आपको बहुत देखने को मिलेंगे कि एक प्रोसेस दिया हुआ है, उसको आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो देखो सीक्वेंस बताना है, ये स्टेप्स दिए गए हैं प्लानिंग प्रोसेस के, कि किसी भी चीज़ को प्लान करना स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से शुरू होती है। तो देखो कैसे शुरू करोगे, पहले भाई गोल सेट करना पड़ेगा। भाई मुझे एक अच्छा स्कोर करना है, ये मेरा गोल है, ठीक है। अब उस गोल को सेट करने के लिए पहले अजम्पशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी कि क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या सिनेरियो इसके लिए हो सकते हैं, ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। किससे पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, कब पढ़ूँ, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद जो भी ऑल्टरनेटिव्स थे उसमें से बेस्ट कौन सा है उसके लिए एवेल्युएट करना पड़ेगा। जब एवेल्युएट कर लोगे ना, एवेल्युएट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बेस्ट है, और एवेल्युएशन के बाद उसके बाद आप उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर दोगे। मतलब फर्स्ट ईयर आ, सेकेंड ईयर आ, और थर्ड ईयर आ, और फोर्थ ईयर आ, और उस नंबर के हिसाब से भाई क्या हुआ 2 1 2 3 1 4, कहाँ लिखा है 2 3 1 4, इसका मतलब डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहीं सारे और भी प्रोसेस होते हैं, जैसे बच्चों सिलेक्शन प्रोसेस होता है, स्टाफिंग वाले चैप्टर में उस चीज़ को भी सॉल्व करेंगे। जो प्रोसेस है ना उनके सीक्वेंस ज़रूर से समझ लेना, एग्जाम में ज़रूर आते हैं। अब देखो एक स्टेटमेंट दिया गया है, क्या भाई, नो स्मोकिंग, मतलब स्मोकिंग अलाउ नहीं है फैक्ट्री में। ये एग्जाम्पल है किस चीज़ का, आपसे बोला जाता है लेट आना अलाउ नहीं है भाई क्लास में, तो क्या ये एक मेथड बता रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ख़त्म। क्या एक प्रोसीजर बता रहे हैं कि क्या प्रोसीजर है लेट आने का? नहीं, इन्होंने तो मना कर दिया है। पॉलिसी है क्या ये? पॉलिसी में भी हो सकती है, या रूल है। अब बताओ रूल या पॉलिसी? भाई पॉलिसी इस चीज़ के लिए थोड़ी बनेगी कि स्मोकिंग अलाउ नहीं है, ठीक है पॉलिसी का पार्ट हो गया, लेकिन किसी चीज़ का अलाउ ना करना, ये कहना लेट नहीं आ सकता, ये आता है हमारे रूल्स के अंदर, जो बताते हैं कि हमारे यहाँ क्या अलाउ है क्या नहीं। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, रूल। और जब भी एमसीक्यू सॉल्व करो ना तो एलिमिनेशन मेथड के साथ करना। पहले देखना कि कौन सा लग रहा है जो बिल्कुल ही नहीं लग रहा आ सकता, हटा दो से, फिर उसके बाद कौन थोड़ा कम लग रहा है, फिर अगर 2 में अटक जाओ ना, हमेशा यही होता है 2 में अटक जाते हैं, उसके बाद देखो भाई कौन सा उससे ज़्यादा रिलेट कर रहा है, उसको फिर टिक कर दो। ऐसा हो ही नहीं सकता फिर आपका आंसर गलत हो जाए। तो ये हो गया। उसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट पे। देखो हाउ डज प्लानिंग प्रोवाइड अ बेसिस फॉर कंट्रोलिंग। ये तो पता है कि भाई प्लानिंग कंट्रोलिंग बिछड़े हुए भाई बहन है जो एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहते हैं। प्लानिंग से स्टार्ट करते हैं फंक्शन, कंट्रोलिंग तक खत्म होते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। अब इसमें आपको बताना है कि प्लानिंग कंट्रोलिंग के लिए कैसे बेसिस प्रोवाइड करती है। क्या एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना कंट्रोलिंग के अंदर आता है? नहीं आता, हटा दो। ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, भाई नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ से हमें करना क्या, ये भी हटा दो। एलिमिनेट करना ऑल रिस्क, जो भी बिजनेस से जुड़ी हुई है ये आ सकता है। बिजनेस से रिलेटेड सारी रिस्क को क्या प्लानिंग के थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं? पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, हाँ लेकिन थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, तो मान लेते हैं। प्रोवाइडिंग दी स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर। भाई जहाँ भी स्टैंडर्ड लिखा है या एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो वहाँ तो कंट्रोलिंग पीछे रह ही नहीं सकता। तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये आपको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर देता है थ्रू दी प्लानिंग, जिसके थ्रू आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। तो ये हो गया, डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है। गए हम अपने 8th क्वेश्चन पर। अब देखते हैं भाई ये जनाब भी क्या कह रहे हैं। एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो इन्फॉर्म करता है कि क्या करो और कोई भी
रूम मतलब कोई भी जगह नहीं छोड़ता है कि आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करो। जो मैंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गया। मतलब व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन, ये सिर्फ मैं ही बताऊंगी आपको। जैसे एक टीचर होते हैं ना क्लास में, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। ओ भाई सर आ गए, सर आ गए, बच्चे डर जाते हैं, एकदम घबरा जाते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, जो मैं कहूँगा वही करना पड़ेगा तुम्हें। तो यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ टू बी डन, जो भी होना है वो हम बताएंगे, आपको खुद का दिमाग यूज़ नहीं करना है। तो इस केस में आप बताओ इन चारों में से भाई किस में बात हो रही है। अगर हम बात करें प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम तो एक कॉम्बिनेशन है सारे ही प्लान्स का, जिसमें सारे आ जाते हैं। तो भाई ये तो नहीं है। मेथड, क्या इसमें कोई मेथड बताया गया? हाउ इज टू बी डन लिखा होता तो मतलब मेथड की बात आती कि किसी चीज़ को कैसे करें, ये भी नहीं लिखा। क्या ये पॉलिसी है? नहीं, ये है आपकी रूल, जिसमें वो बोल रहा है जो हमारे कॉलेज में अलाउ होगा, जो मेरी क्लास में अलाउ होगा, यू हैव टू फॉलो दिस। इसका मतलब ये क्या है भाई? रूल। तो ये ख़त्म। जब एक कंपनी है ना, अगर वो डिसाइड करती है कि मुझे रिक्रूट करना है सिर्फ MBA ग्रेजुएट्स को, भाई हमारा क्राइटेरिया है कि हम सिर्फ MBA जो करे हुए हैं उनको ही ले सकते हैं, तो आप बताओ ये चारों में से क्या हुआ? ये उनकी स्ट्रैटेजी हुई या रूल? और रूल तो बिल्कुल नहीं है। प्रोसीजर है, प्रोसीजर तो एक स्टेप बताता है, स्टेप भी नहीं है। पॉलिसी है, मे बी। स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि भाई उनकी रणनीति हो कि वो MBA वाले बंदों को ही लिखना चाहती हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी हमेशा कॉम्प्रहेंसिव होती है। लेकिन यहाँ उन्होंने सिर्फ बोला है कि हमें रिक्रूट करना है MBA ग्रेजुएट्स को, तो ये क्या हो गई? उनकी पॉलिसी है बच्चों, रणनीति नहीं है, किसी तरीके की स्ट्रैटेजी नहीं है। तो पॉलिसी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये कोई रूल तो है नहीं कि MBA ग्रेजुएट को ही लोगे, इसके अलावा नहीं लोगे, ऐसे स्ट्रिक्टली तो बोला नहीं है। ठीक है भाई, प्रोसीजर कोई स्टेप तो बताए नहीं, स्ट्रैटेजी भी नहीं बताई, तो यहाँ क्या हो गया? B इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखो, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ये नहीं होता है कि प्लानिंग से हमेशा सक्सेस मिलती है। जो पहले प्लान किया वही आप इम्प्लीमेंट कर लो तो ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी वो सक्सेसफुल होगा। तो इसमें वही बोल रहे हैं कि क्या कहीं ज़्यादा लोग आ जाते हैं इसलिए सक्सेस नहीं मिलती? भाई ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, कट कर दो। ऑब्जेक्टिव हमेशा बहुत ज़्यादा होगा इसीलिए, मतलब कहते हैं ना आपके एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा हो गई इसीलिए नहीं हो पाया, नहीं भाई ये भी गलत है। मैनेजर्स को प्रॉपर तरीके से ट्रेन नहीं किया गया इसीलिए, मे भी हो सकता है, तो इसको रख लेते हैं। अब पढ़ते हैं B। एनवायरनमेंट हमेशा डायनेमिक होता है, बदलता रहता है और कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल होता है। कल क्या हो क्या आप जानते हैं? आजकल तो बच्चों किसी का भी भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ हो जाता है। तो कम्प्लीटली लाइफ ना अनप्रेडिक्टेबल है, एनवायरनमेंट भी अनप्रेडिक्टेबल है। तो इसका मतलब यही बोल रहे हैं कि आप जो प्लान कर रहे हो ज़रूरी नहीं है हमेशा सक्सेसफुल हो, क्योंकि एनवायरनमेंट हमेशा डायनेमिक और अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो B एक करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलो भाई 11th क्वेश्चन पर ये आया बढ़िया वाला क्वेश्चन। देख के ये घबराना मत, इतना बड़ा है तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है ये भी। देखो, जेट टेक लिमिटेड, ये क्या है भाई? ये कंपनी है, ये एक स्ट्रेटजी बनाती है हर 6 महीने में। ठीक है, और इसके साथ अलाइन करती है कि फास्ट चेंजिंग टेक मार्केट, मतलब एक बहुत जल्दी बदलता हुआ जो टेक मार्केट है उसके साथ ही अपनी स्ट्रैटेजी को बनाती है, वो भी हर 6 महीने में। ओके, हर 6 महीने बाद वो रिव्यू भी करती है। मैनेजमेंट की जो टीम है वो एनालाइज करती है कि भाई अगर मैंने ये पॉलिसी लेकर आए 6 महीने में तो उसके क्या आउटकम रहे, प्रीवियस आउटकम, है ना। और फिर उसके बेसिस पर एक नया रोड मैप बनाती है कि पहले में जो गलती थी वो अब रिपीट ना हो, तो ठीक है भाई फ्रेश रोड मैप बना लो, वो भी करंट मार्केट ट्रेंड्स को देखते हुए और नई टेक्नोलॉजी के बेसिस पर। ओके, बहुत अच्छी बात है। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग इज हाईलाइटेड हेयर, जहाँ बच्चों आप करंट कहते हैं ना हर 6 महीने में एक नई पॉलिसी बना के आते हो, उसको देखते हो कि उसके क्या आउटकम हुए, हर 6 महीने बाद उसे रिव्यू करते हो, उसके बेसिस पर एक नया रोड मैप तैयार करते हो, और वो भी करंट में क्या ट्रेंड चल रहे हैं मार्केट रिसर्च के थ्रू। तो ये प्लानिंग का ऐसा कौन सा फीचर है जिसमें हम ऐसा करते हैं? देखो, क्या प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है? प्लानिंग दिमाग से होती है, लेकिन यहाँ इसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई, तो कट। प्लानिंग परवेसिव है, यहाँ कहीं इन्होंने बोला कि हम मिडिल लेवल डिपार्टमेंट में हैं या टॉप लेवल या लोअर लेवल पर, ऐसा कुछ बोला गया? कहीं डिफरेंट लेवल दिखाए गए? नहीं दिखाए गए, तो परवेसिव भी नहीं है। क्या प्लानिंग फोकस करती है अचीव करने में ऑब्जेक्टिव को? बिल्कुल करती है, लेकिन यहाँ कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बताया गया। ठीक है, तो ये भी कट। आंसर क्या सही होगा? प्लानिंग कंटिन्यूस है।
प्लानिंग का इसमें बच्चों जो फीचर आ रहा है ना, कंटिन्यूस आ रहा है कि प्लानिंग जारी हो रही है। ये नहीं कि एक ही बार जो चीज़ बन गई वही आप कई सालों तक इम्प्लीमेंट कर रहे हो। कंपनी क्या कर रही है, हर 6 महीने में अपनी एक पॉलिसी बदल रही है, उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, उसके क्या आउटकम हो रहे हैं उनको एनालाइज कर रही है, उसके बाद अपनी पॉलिसी में बदलाव कर रही है। तो यहाँ प्लानिंग जारी है, मतलब कंटिन्यूस है, तो ये इसका हो गया करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या कह रहे हैं, आर्यन शर्मा है जिन्होंने लॉन्च किया है एक टेक स्टार्टअप जिसका नाम है एफ वेंटेज। ओके, बेंगलुरु में जो कंपनी है ना वो डेवलप कर रही है कस्टम मोबाइल एप्लीकेशंस बना रही है, वो भी लोकल रिटेलर्स के लिए। उन्होंने इस्टेब्लिश किया है कि एक टारगेट बनाया है जिसमें वो सिक्योर करेंगे 50 कॉरपोरेट क्लाइंट्स को विद इन फर्स्ट 6 मंथ ऑफ ऑपरेशन। उन्होंने बोला है जब हम इससे स्टार्ट करेंगे तो उसके 6 महीने के अंदर ही अंदर हम 50 कॉरपोरेट जो क्लाइंट्स हैं उनको सिक्योर करेंगे। ये हमारा क्या है भाई, टारगेट है। ठीक है। उन्होंने शेयर किया इस गोल को अपने जो डेवलपमेंट टीम है कि भाई टीम हमारा टारगेट ये है, हमें ये करना है। ठीक है। उन्होंने इनवाइट भी किया कि भाई कुछ आइडिया लेकर आओ, मेरा आइडिया ये है लेकिन आप भी बताओ, ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू नए नए आइडियाज़ लेकर आओ ताकि हम इस जो अपना टारगेट है उसको और अच्छे से अचीव कर सकें। फिर आर्यन ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया फर्स्ट स्टेप प्लानिंग प्रोसेस का, तो अब आपको बताना है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ जितनी भी बात हुई उसने अपने टीम से बोला या उसने अपना टारगेट बताया, तो इसमें और ये भी बोल रहे हैं तीसरी चीज़ जो आ रही है कि प्लानिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया है। तो प्लानिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता क्या है, देखो बच्चों, अगर आपको याद आ जाता है प्लानिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद है तो भाई इसमें देख लो। इसमें उन्होंने साफ बोला है कि ही हैज़ एस्टैब्लिश अ क्लियर टारगेट। उसने अपना टारगेट के ऊपर ही बात की है। उसने जो बोला भी है ना कि आइडिया लेकर आओ, तो वो क्यों बोला है, टू अचीव द टारगेट, मतलब पूरा कंप्लीटली फोकस है यहाँ टारगेट पर, मतलब ऑब्जेक्टिव पर। तो सेटिंग द ऑब्जेक्टिव इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके बाद हम प्रीमिसेस डेवलप करते हैं। सेकेंड स्टेप होता है आपका उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या अजम्पशंस, क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं, उन सबको पता करना। तो थर्ड इज अ करेक्ट ऑप्शन, डेवलपिंग दी प्रीमिसेस। अब देखो चलते हैं 13 MCQ पर। प्लानिंग से क्या हम ओवरलैपिंग, जो काम एक बार हो गया फिर दोबारा हो रहा है, इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं क्या। जो भी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है वो भी हो रही हैं, क्या ख़त्म कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इसमें से ऐसा कौन सा चीज़ है जिससे ही ख़त्म किया जा सकता है, देखते हैं। क्या इनोवेटिव आइडिया प्रमोट करके ऐसा हो सकता है, आइडिया लाकर ज़रूरी नहीं है जो एक नया विचार एक नई चीज़ को लेकर आ सकते हो, लेकिन उसमें भी ओवरलैपिंग हो सकती है, तो ये तो नहीं है। क्या अनसर्टेनिटी की रिस्क रिड्यूस हो जाती है, कुछ भी पता नहीं है कि अगर हम इस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा क्या नहीं, कितनी रिस्क है, ये सारी चीज़ें नहीं पता। अगर हमें कोई ये बता दे तो हम क्लियर हो जाएंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं। भाई इसे एक हद तक लग सकता है कि हाँ ठीक है चीज़ें सही होंगी, तो उसको अभी हम मार्क करके रख देते हैं। ठीक है। कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट कर अगर आप ये सोच रहे हो कि कंट्रोलिंग के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं फिर उससे कंपैरिजन करेंगे तो उसके बेसिस पर कोई ज़रूरी नहीं है ओवरलैपिंग बच जाएगी, कैसे हो सकता है। आपने आज टारगेट दिया वर्कर को कि आपको डेली बेसिस पर 10 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, ये स्टैंडर्ड हो गया। क्या 10 यूनिट प्रोड्यूस करने में जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी तो उसमें ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, स्टैंडर्ड सेट करने के बाद भी हो सकती है, तो ये भी क्रॉस। अब बचा कि ओवरलैपिंग हम इससे रोक सकते हैं, उन्हें हम प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करें और कोऑर्डिनेशन रखें। क्या इससे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब जैसे एक इंसान है उसे हम बता रहे हैं कि भाई तुझे आज ये वाला काम करना है तो वो वही काम करेगा, और अगर आपस में 2-3 लोगों को सेम काम भी दिया गया मान लो और उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन है कि भाई तूने क्या काम कर लिया तू मुझे बता दे, तूने क्या काम कर लिया तू मुझे बता दे, इससे क्या होगा आपस में कोई भी एक दूसरे का काम नहीं करेगा और ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चों करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, वाई डज प्लानिंग लीड टू रिडक्शन इन क्रिएटिविटी। भाई क्या प्लानिंग की वजह से जो मिडिल लेवल मैनेजर हैं उनमें क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है, ऐसा कब हो सकता है आप बताओ कि जो मिडिल लेवल मैनेजर हैं उनकी क्रिएटिविटी उनके आइडियाज़ को सुना ही नहीं जा रहा है, ऐसा कब होता है। देखो क्या प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग है इसीलिए वो बोलते हैं कि चल एक काम करते हैं टॉप लेवल मैनेजर ही बना ले रहे हैं, मिडिल लेवल वालों को इन्वॉल्व भी मत करो, ऐसा है नहीं। कट। क्या इसीलिए क्योंकि उनको प्लानिंग प्रीमिसेस नहीं पता होती हैं। आप किसी भी इंसान को ऐसे जज नहीं कर सकते ना कि उन्हें इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या अजम्पशंस क्या क्या सिनेरियोज होंगे उन्हें नहीं पता होंगे, तो हम ये तो बिल्कुल नहीं बोल सकते।
क्या वो क्वालिफाइड नहीं है? आपको लग रहा है कि भाई वो क्वालिफाइड नहीं है तो मिडिल लेवल मैनेजर बनकर भी क्या कर रहे हैं, उन्हें तो घर चले जाना चाहिए, तो ये भी नहीं है। आंसर है आपका फर्स्ट, बिकॉज सिंपली क्या हो जाता है, क्रिएटिविटी जब रिड्यूस हो जाती है कि ज़्यादातर क्या होता है, जो भी प्लान्स बनते हैं ना उनका इम्प्लीमेंटेशन टॉप मैनेजमेंट करते हैं। इस वजह से मिडिल लेवल जो मैनेजर्स होते हैं उनको मौका ही नहीं दिया जाता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकें। इसीलिए प्लानिंग में हमेशा मिडिल लेवल मैनेजर मतलब मोस्टली उनमें क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है इस वजह से, ठीक है, अगर उन्हें मौका नहीं मिलता है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एक फूड जंक्शन के, उनका मानना ये है कि उनके जो प्रीवियस एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी है जिसमें वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, उसने बहुत अच्छे से 5 साल पहले काम किया था। 5 साल पहले उन्होंने सोचा था कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे और भाई उसी सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करके देखा तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया। अब उन्हें क्या करना है, वो यूज़ करना चाह रहे हैं एग्जैक्ट सेम प्लान जो 5 साल पहले किया था, वही प्लान आप सोच रहे हो कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए हम कर लेंगे अलग अलग सिटी में, ठीक है। अब न्यू जो ब्रांचेस हैं अब वो फेल हो गई, जो आपने नई ब्रांच के लिए भी सेम प्लान इम्प्लीमेंट किया उसकी वजह से क्या हुआ, वो प्लान अब हो गया फेल। तो आपको बताना है ऐसा प्लानिंग करने के बाद भी ऐसी कौन सी प्लानिंग की लिमिटेशन थी जो यहाँ एग्जिस्ट करती है कि भाई जो प्लान पहले सेट किया था वो अब काम ही नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों? तो देखो भाई, क्या प्लानिंग में कॉस्ट थी इसीलिए? नहीं, कॉस्ट की तो कहीं बात भी नहीं थी। प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग था इसीलिए उन्होंने सोचा कि चलो एक काम करो जो पहले का प्लान बना है उसे इम्प्लीमेंट कर दो? नहीं, ये भी बात नहीं थी। क्या प्लानिंग है क्रिएटिविटी रिड्यूस की? क्या यहाँ कहीं भी लिखा है कि उन्होंने किसी भी जो मतलब वर्कर्स हैं या मैनेजर्स हैं उनके सजेशन लेने से मना कर दिया? ये भी नहीं। आंसर होगा ये कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ये हमें बताता है, ये ऐसी लिमिटेशन है जो बताती है कि ज़रूरी नहीं है कि एक बार इम्प्लीमेंट किया हुआ प्लान नेक्स्ट टाइम भी अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करते हो तो सेम रिजल्ट देगा। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। यहाँ से एमसीक्यू सॉल्व करके ये मत सोचना कि बस एमसीक्यू सॉल्व किए काम ख़त्म, भाई प्रैक्टिस भी कर लिया करो। 1 महीना है, 1 महीने में कह सकते हैं ना आप, मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। और अगर आपने हमारी एमसीक्यू सीरीज़ पूरी ज्वाइन की ना तो बच्चों आपको कहीं सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एमसीक्यू में से। तो भाई पढ़ लो बच्चों, पढ़ लो, यहाँ से जाने के बाद भी प्रैक्टिस कर लो। देखो एक क्लोथिंग ब्रांड है जिसका नाम है वस्त्र, वो डोमिनेट करना चाहते हैं एथनिक वियर मार्केट को। उनका भाई हो सकता है कि वो एथनिक जो कल्चरल क्लॉथ्स होते हैं उनमें उनका अपर हैंड है, ठीक है। अब उन्होंने एक टारगेट सेट किया कि हम 50 नए आउटलेट्स ओपन करेंगे और डिसाइड किया कि कहाँ ओपन करें, और फिर वो स्टडी करना चाह रहे हैं कि परचेजिंग पावर क्या होगी वहाँ के लोगों की जो हमें अलग अलग ओपन करने हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, मतलब अलग अलग सिटी में ओपन करना चाह रहे हो तो ये भी तो देखोगे कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है और लोगों का परचेजिंग पावर कैसी है, उनका इंटरेस्ट क्या है। तो ये सारे जो प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप्स हैं, तो अभी वस्त्र जो है, जो एक आउटलेट है या ब्रांड है, वो करंटली प्लानिंग प्रोसेस के किस स्टेप में है, किस फेज में चल रहा है, जो उसके स्टेप्स होते हैं ना। तो वस्त्र अब क्या कर रहा है, परचेजिंग पावर और उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी को जानने की कोशिश कर रहा है, इसी फेज में है। तो ये फेज प्लानिंग प्रोसेस के किस स्टेप से मैच कर रहा है? अब आप बताओ, क्या इसमें ऑब्जेक्टिव सेट हो रहे हैं? नहीं भाई, ऑब्जेक्टिव तो पहले सेट हो गया कि 50 आउटलेट्स ओपन करेंगे। क्या वो ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को एवेल्युएट कर रहा है? क्या यहाँ आपने देखा कहीं सारे ऑप्शंस आ रहे थे? नहीं, यहाँ तो सिर्फ वो एक, अभी ये भी नहीं आ रहा है कि किस सिटी में करें किस में ना करें, वो तो सिर्फ एक ये देखना चाह रहा है कि उसकी परचेजिंग पावर क्या होगी और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी। तो इसकी भी बात नहीं हो रही। प्लान इम्प्लीमेंट हुआ? अभी तो नहीं हुआ, अभी तो सोच विचार चल रहा है। तो भाई इसमें सी है करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ आप अलग अलग अजम्पशंस क्रिएट कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो कि वहाँ की कितनी डेंसिटी है, क्या वहाँ का लोगों का एरिया, मतलब कहते हैं ना इंटरेस्ट क्या है, और वहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर क्या है। तो एक अजम्पशंस, एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हो दिमाग में। तो यहाँ जो प्लानिंग प्रोसेस का स्टेप आएगा वो आएगा डेवलपिंग दी प्रीमिसेस। क्वेश्चन नंबर 17, स्मार्ट सिस्टम लिमिटेड करके एक कंपनी है, तो जो सीईओ है वो एनकरेज करता है सभी जो भी डिपार्टमेंट्स हेड हैं कि भाई मल्टीपल वेज के साथ आइए ताकि हम प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर सकें। सब अपना अपना एक नया नया तरीका बताएंगे जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया जा सकता है, ठीक है। अब उसने क्या किया, सभी लोगों को बुलाया,
सभी ने अपने अपने आइडियाज़ बताए, ठीक है। फिर उसके बाद लिस्टिंग कर ली, कहते हैं ना कहीं सारे जो मेथड्स बताए उसको एक जगह लिख लिया कि ऑटोमेशन के थ्रू कर सकते हैं या आउटसोर्सिंग के थ्रू कर सकते हैं या लेबर रिस्ट्रक्चरिंग करके कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, लिख लिया। अब ये तो हो गए कई सारे ऑल्टरनेटिव्स। अब क्या करना है, अब वो चेक करेगा कि कौन सा पॉसिबल है इसमें से ऑप्शन, किस ऑप्शन से ज़्यादा प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं। तो अब आपको बताना है कि प्लानिंग प्रोसेस का ऐसा कौन सा स्टेप होता है जिसमें हम ये सारी चीज़ें करते हैं। इसमें देखो, आपको बुलाया, आपने कई सारे ऑप्शन बताए, आपने उसको लिस्ट कर लिया, मतलब लिख लिया। लिखने के बाद अब आप ये जानना चाह रहे हो कि कौन सा बेस्ट है। ये कौन सा स्टेप हुआ बच्चों, ये हुआ इवेल्युएटिंग दी ऑल्टरनेटिव कोर्स, क्योंकि इसमें आपने अभी कोई भी ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट नहीं किया है। ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ जो एक्शन है उनको आइडेंटिफाई तो कर लिया, लेकिन अब आप ये जानना चाह रहे हो कि हम कैसे इवेल्युएट करके एक पर्टिकुलर जो ऑल्टरनेटिव है उसकी तरफ आगे बढ़ें। तो ये हो गया इसका सी करेक्ट ऑप्शन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, प्रोडक्शन मैनेजर जो है सेव व्हील्स के, उनके पास एक बहुत अच्छा आइडिया आया है कि हम एक काम करते हैं, फैक्ट्री की जो सेफ्टी है उसको इम्प्रूव करते हैं एआई के थ्रू। आप खुद बताओ, एआई के थ्रू फैक्ट्री की सेफ्टी इम्प्रूव करने की सोच रहे हैं, ठीक है। उन्हें उनके सीनियर्स ने बताया कि तुम स्ट्रिक्टली टू दी सेफ्टी मैनुअल प्रोवाइड कर दो बाय दी हेड ऑफिस। उन्होंने ये बोला कि जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो तो ये सोच रहा है कि मेरे पास एक आइडिया आ रहा है कि जो फैक्ट्री की सेफ्टी है उसमें अगर हम एआई यूज़ कर लेंगे तो वो इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन उसके जो सीनियर हैं उन्होंने क्या बोला उससे कि तुम उसी पर स्टिक रहो जो सेफ्टी मैनुअल तुम्हारे हेड ने प्रोवाइड किए हैं। मतलब जो हेड ऑफिस है उसने जो मैनुअल दिए हैं ना वही काफ़ी है फैक्ट्री सेफ्टी के लिए, उन्होंने कहा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बोल दिया भाई। अब क्या हुआ, अब उसने भाई ये सुना था, उसे बुरा लग गया और उसे ये लगा कि भाई उसका जो इनिशिएटिव था जो इतना अच्छा हो सकता था वो तो आपने बिल्कुल खारिज कर दिया। तो इसमें प्लानिंग की कौन सी लिमिटेशन आ रही है, मतलब एक नया इंसान, एक मतलब आपसे लोअर लेवल मैनेजमेंट का एक बंदा आपको एक नई चीज़ बताना चाह रहा है, आप उसको खारिज कर रहे हो, तो ये कौन सा प्लानिंग का लिमिटेशन हुआ बताओ। कॉस्ट की बात आई, नहीं आई, कॉस्ट की तो कहीं बात नहीं आएगी, भाई महंगा है तुम्हारा प्लान। टाइम कंज्यूमिंग था, नहीं। रिगिडिटी थी, नहीं। यहाँ बात थी क्रिएटिविटी को कम करने की, कि आपने उस लोअर लेवल मैनेजमेंट पर काम करने वाले जो इंसान बंदा है उसका इनिशिएटिव नहीं एक्सेप्ट किया, उसकी जो प्लानिंग थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसका मतलब जो टॉप लेवल पर डिसाइड है वही मान रहे हो, मतलब प्लानिंग रिडक्शन करती है क्रिएटिविटी में। तो ये इसकी लिमिटेशन यहाँ एप्लीकेबल हो रही है। अब हम आ गए अपने 19 MCQ पर। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, प्लानिंग को बोल रहे हैं कि वो एक ब्रिज का काम करती है, एक पुल का, ठीक है, बिटवीन वेयर वी आर, कहते हैं ना हम यहाँ हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ हैं, यहाँ के यहीं रहेंगे, बुद्धू पढ़ लो। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो सोच रहे हैं हम यहाँ हैं और हम यहाँ जाएंगे ऊपर। तो हम यहाँ हैं लेकिन हम कहाँ होना चाहते हैं, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम कर रही है। बाई स्टेटिंग इन एडवांस, सारी चीज़ें एडवांस में बताते हुए कि भाई इस काम को कैसे करना है, क्या करना है, और आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन दे रही है कि किस तरीके से किस काम को करोगे, ये भी हम बताएंगे, ठीक है। तो कौन सी प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है जो यहाँ हाईलाइट हो रही है, ये बताओ। प्लानिंग क्या स्टैंडर्ड सेट कर रही है, स्टैंडर्ड की तो कोई बात ही नहीं हो रही। अनसर्टेनिटी रिड्यूस कर रही है, नहीं। क्या प्लानिंग डिसीजन मेकिंग कर रही है, डिसीजन मेकिंग भी नहीं है। यहाँ प्लानिंग आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ये बता रही है। जैसे एक बच्चे होते हैं ना, आप लोगों, अब आप लोग को हम गाइड कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं कि अब ये कर लो, इस टाइम आपको ये करना चाहिए। तो एक डायरेक्शन है कि आप जो चाह रहे हो और आप अभी एक्चुअल में जो हो उसके बीच में जो गैप है ना उसको हम ख़त्म कर सकें। तो वही ये क्या हो गया, एक डायरेक्शन दी गई। अब आ गए हम अपने लास्ट MCQ पर, लास्ट नॉट द लीस्ट। चलो, प्लानिंग रिक्वायर लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग रादर देन गैस वर्क और विशफुल थिंकिंग। मैं सोच रही हूँ कि चले आज एक काम करते हैं कि आइसक्रीम खाने को मिल जाए। मन मत ललचाओ अपना आइसक्रीम का सुन के, ठीक है। ये इस विशफुल थिंकिंग से हटकर जब हम चीज़ों को लॉजिकल सोचते, लॉजिकल हो जाओ, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ। तो लॉजिकल थिंकिंग को जब हम उसकी ज़रूरत होती है, ना कि तुम्हारे जैसे ख्याली पुलाव की। तो इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, ये एक दिमाग से वही काम हो रहा है जिसमें आप सोच रहे हो रादर देन डूइंग। तो इसमें प्लानिंग का कौन सा फीचर है भाई, जिसमें हम लॉजिक्स पर फोकस कर रहे हैं, ख्वाबों की दुनिया में नहीं।
तो इसमें कौन सा आएगा? प्लानिंग कंटिन्यूस है, इसकी बात नहीं हो रही। प्लानिंग परवेसिव है, नहीं। प्लानिंग प्राइमरी है, नहीं। यहाँ बात हो रही है इंटेलेक्चुअल मतलब मेंटल एक्सरसाइज की, जिसमें लॉजिक पर फोकस किया जा रहा है रादर देन विशफुल या डे ड्रीमिंग, इन सब पर फोकस नहीं हो रहा है, तो मतलब मेंटल एक्सरसाइज। तो इसका आंसर कौन सा हो गया भाई? सी, करेक्ट। तो ये थी आज की हमारी एमसीक्यू सीरीज। भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हुए नहीं हुए? इससे अच्छे एमसीक्यू नहीं मिलने वाले हैं तुमको, इसको कर लो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिले ही नहीं। करना ही करना है। क्या करना है? डर को भगाना है और बोर्ड में छा जाना है। तो भाई इसी के साथ आज का सेशन यहीं खत्म। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में भी हम लाने वाले हैं आपके लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बिजनेस स्टडी के चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से। तो भाई क्या करना है? एक छोटा सा काम तो तुम लोगों से बोलते हैं, वो भी कर लो। क्या करना है? सेशन को ज्वाइन करना है और इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। अकेले अकेले नॉलेज मत गेन करो, उनके साथ भी शेयर करो, लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर बेटर अपडेट्स ऑफ एग्जाम।